Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic, next chapter in short. और आज हम लोग क्लास 11th में जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये आपका एक नया चैप्टर यहां पर शुरू हो रहा है। बट बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर में ज्यादा कुछ खास है नहीं, छोटा सा चैप्टर है। 3 या 4 लेक्चर ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। और इसके अंदर में यदि मैं आपको बता दूं तो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए अभी तक के सारे ईयर्स को। यदि आप मिला लोगे तो किसी साल क्वेश्चन आता है, किसी साल नहीं भी आता है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल होते हैं। इसी के बाद में इसके जस्ट आगे वाला जो चैप्टर होता है वो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। वो चैप्टर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। क्वेश्चंस पहले बहुत नहीं पूछे जाया करते थे, लेकिन अब रिसेंट ट्रेंड में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। लेकिन वो चैप्टर बहुत बड़ा है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया छोटा सा चैप्टर है, हो सकता है 3 लेक्चर में फिनिश हो सकता है चौथा लेक्चर लग जाए, लेकिन इतना डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं। सिंपल चैप्टर है, आसान चैप्टर है। कुछ छोटे छोटे सी टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें आपको यहां पर बस सीखना है। एक ग्राफ आएगा जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ओवरऑल यदि मैं आपको व्यू देना चाहूं इस चैप्टर में, तो हम लोगों को बेसिकली यहां पर बात करनी है इलास्टिसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? इलास्टिसिटी के बारे में। फिर इलास्टिसिटी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आएगी। प्लास्टिसिटी मतलब इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल पे हम लोग बात करेंगे। उसमें जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बेटा स्ट्रेस करके एक टर्मिनोलॉजी आएगी, स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके पास में लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में वॉल्यूम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। फिर शियर स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। उसके आगे चलने पर हमारे पास में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आएगी स्ट्रेन। स्ट्रेन में हम लोग शियर स्ट्रेन के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में, वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में और शियर स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे। फिर इन दोनों से आगे बढ़ेंगे। फिर हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टॉपिक आएगा, जिसके अंदर में हम लोग यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे, बल्क मॉडुलस पे बात करेंगे। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर हमारे पास पॉइजन रेशियो आ जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा, हुक्स लॉ आएगा। तो ये बेसिक चीजें हमारे पास में रिलेशन चलते रहेंगे। और लास्ट में इलास्टिक एनर्जी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। सो यहां पर यदि मैं बात करता हूं रिलेटिवली, तो नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ रिगार्डिंग द पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं, एक्सटेंशन से रिलेटेड। नाउ अब वो पार्ट को छोड़ने के पश्चात अब हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ने की तरफ तैयार हो चुके हैं। तो चैप्टर में आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने पर हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर में कहां से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अब ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसके तुरंत बाद में आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसके बाद में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड सो ऑन। इस प्रकार से चैप्टर चलेंगे। लेकिन यदि हम लोग देखें ना, क्या बोलते हैं, वेटेज वाइज यदि चैप्टर्स की बात करें तो इस चैप्टर का वेटेज बहुत कम है। बहुत कम मतलब ना के बराबर। एक क्वेश्चन आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, ऐसा ये चैप्टर है यहां पर। लेकिन यदि दिया हुआ है तो हमें उसे पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत कुछ थियोरेटिकल कंटेंट है, बहुत कुछ डेटा ऐसा हो सकता है जिसे आपको याद रखना पड़ जाए कई बार। सो एट द एंड कहानी वही है कि डरना नहीं है। एट द एंड कहानी वही है, डरना नहीं है। सो सॉलिड्स के अंदर में जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में 2 तरह के मटेरियल्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं मोटे मोटे तौर पे। एक आपके पास में होते हैं इलास्टिक मटेरियल, एक आपके पास में होते हैं इलास्टिक मटेरियल्स, और एक आपके पास में हो जाते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स। ठीक है, एक आपके पास में हो जाते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स। सो ये हमारे पास में ओवरऑल डिस्कशन का मुद्दा है। इसमें से भी जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है वो है इलास्टिक मटेरियल, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। तो वहां पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है। सो हाउ टू स्टार्ट द टॉपिक। सो टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिक मटेरियल से। और जब इलास्टिक मटेरियल की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मटेरियल के बारे में बात करना ज्यादा उचित है। मान के चलो आपके पास में कोई तो भी एक मटेरियल का ब्लॉक है। ठीक है।
अब इस मटेरियल के ब्लॉक को मैं कुछ इस प्रकार से देखता हूं, मान के चलो यदि ये कॉपर का ब्लॉक होता तो इसके अंदर में जो भी एटम्स होते थे वो कुछ ऐसे एटम्स रखे होते थे। अब ऐसे मत बोलना सर इसके नीचे ऐसे बनाओ फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना के दिखाओ, टेट्राहेड्रल वॉइड बना के दिखाओ, तो वो तो सब यहां पर पॉसिबल नहीं है। जस्ट मैंने इसको एक सिंपल सा एक ब्लॉक मान लिया है और इस ब्लॉक के अंदर में जिस मटेरियल का ये ब्लॉक है उसके क्या होंगे, एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी होगा। अरे बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे मैंने कॉपर का ब्लॉक लिया तो कॉपर के एटम्स होंगे, यस और नो? अरे बात समझ में आ रही? कॉपर के एटम्स होंगे। ये जो आपस में एटम्स हैं ये मेटालिक बॉन्ड से बंधे हुए होंगे, क्योंकि कॉपर क्या है, एक मेटल का बॉन्ड टुकड़ा, मेटल है, कॉपर क्या है, एक मेटल है, तो वो मेटालिक बॉन्ड से बंधे होंगे। जब इतने बड़े लेवल पे हम लोग बात करते हैं तो कुछ इसी प्रकार से होता है। लेकिन कुछ मटेरियल्स हमारे पास में ऐसे भी होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करता हूं रबर। अब रबर के लिए यदि मैं बात करता हूं तो आप पॉलीमर चैप्टर में चले जाते हो केमिस्ट्री के अंदर में, वहां पर रबर से रिलेटेड आपने बहुत सारी चीजें पड़ी हुई भी होंगी। नाउ अब मैं ऐसे किसी भी मटेरियल के लिए जब मैं बात करता हूं तो रबर की एक खास बात होती है, और वो खास बात क्या है कि रबर को यदि आप खींचते हो तो वो खिंचती है और बहुत ही इजीली खिंच जाती है। और उसे छोड़ने के पश्चात में, जैसे रबर देखो, एक रबर बैंड लो, रबर बैंड समझ में आती है, दोनों जो गोल वाली आती है ना, जैसे आपको थैली में कुछ सब्जी भरनी है और लेके जानी है, पार्सल पैक करनी है, तो क्या करते हो, या सब्जी में थैली भरी, ऊपर से ऐसे गोल गोल किया, एक रबर बैंड आती है। अरे भाई समझ में आ रहा है ना? क्या हो सकता है किसी को रबर बैंड के बारे में ना पता, इसलिए बता रहा हूं। तो उसे गोल गोल करके बांध लेते हैं, ठीक है। कई लोग बोलेंगे सर हम तो रबर बैंड नहीं लगाते, हम तो धागे से बांधते हैं। चलो ठीक है, श्योर है, ओके, चलो रबर बैंड। अब उसको क्या कीजिए, रबर बैंड को ऐसे खींचिए और इस हाथ को छोड़ दीजिए। क्या हुआ, बड़ा मजा आया? अरे आया कि नहीं आया? ऐसे आए होगी ना, रबर बैंड फच करके लगती है। बचपन में खेले भी होंगे आप लोग। कैसे खेले होंगे सर? देखो मैं आपको बताता हूं कैसे खेले होंगे। ऐसे रबर बैंड ली होगी, उसको ऐसे दो उंगलियों में फंसाया होगा, इसमें ऐसे एक पेन रखा होगा, पेन रखा होगा, इसको पेन को पकड़ के खींचा होगा और छोड़ा होगा और ये एरो की तरह गया होगा। इवन दो आपने वो देखा है, दोना बोलते हैं जिसे, मतलब जिसके अंदर जैसे पानी पूरी वगैरह कहीं खाए होंगी तो पुराने जमाने में वो पत्तल के दोने मिला करते थे, मतलब पेड़ों से निकले हुए पत्तों से बनाए हुए दोने, कटोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। तो उसका जो डंठल होता है, डंठल समझ में आता है? डंठल, डंठल को क्या बोलते होंगे इंग्लिश में? मतलब मैं ऐसे बना देता हूं, जैसे आपका ये ऐसा एक पेड़ का पत्ता है तो उसके पीछे वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसे डंठल बोलते हैं बेटा। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं जो आप जानते होंगे वे अच्छी तरीके से। तो एक पत्ता ऐसा आता है जो दोना होते हैं ना, उसका जो डंठल होता है ना, उसका शेप ही ऐसा होता है, एरो जैसा। आपने शायद देखे हो, कई लोगों ने इकट्ठे कर करके खेले होंगे। अब डिपेंड करता है, देखो हर किसी का बचपन अलग अलग तरीके से गुजरा है, तो हर किसी का अलग अलग देखने का नजरिया भी है। तो ऐसे भी खेले होंगे इससे, या फिर आप कुछ नहीं तो लकड़ी लेके रबर बैंड के अंदर फंसा के ऐसे खींच के भी छोड़ के देखे होंगे। सो जिन्होंने खेला है उनको समझ में आएगा। मैं इतनी देर से रबर के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ हूं, मतलब हम लोगों उस चैप्टर में इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें करनी है। अब क्या बातें करें और सुनाओ, क्या बातें करें बताओ? पढ़ने की बातें करनी है और सुनाओ क्या? क्या आगे क्या बोलूं मैं? कुछ ना कुछ डायलॉग मारने वाला होता, सामने होते तो फिर कुछ डायलॉग होता था अच्छा वाला। चलो ठीक है, डायलॉग को छोड़ो, मेन कंटेंट पे आते हैं। कंटेंट ऐसी कुछ चीजें चल रही थी, रबर से रिलेटेड बात चल रही थी। एक मैं बात पूछूं आपसे, रबर की जगह मान के चलो हमारे पास में एक स्टील का तार होता, स्टील का तार होता, स्टील की रबर बैंड जैसा स्ट्रक्चर बना दिया होता, उसको उंगली में फंसाते थे और खींचते थे, तो क्या वो खिंचता था? तो आप बोलते सर इन चीजों से तो नहीं खींच पाता था, शायद हम लोग वैसे खींच भी ले लेकिन नहीं खींच पाता था। कई लोगों के मन में ऐसा आ रहा होगा। अच्छा एक और बात, जैसे मान के चलो आपने देखा होगा कि जिनसे कुछ चीजें लटकी हुई होती है, जैसे मान चलो आपने स्टील की एक तार ली और उससे चीज को लटका दिया, किसी हैवी वेट को लटका दिया, तो धीरे धीरे क्या उसकी लेंथ में कोई परिवर्तन आता है? सवाल है ये बेसिकली, उसके आंसर आप यस दो, नो दो, कुछ भी देना है वो दे सकते हो। किसी ने रोका टोका नहीं, और कोई यहां पे सही गलत के जजमेंट को भी नहीं कर रहा है अभी तो। और भी जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आप जब जाते होंगे तो ट्रेन से यदि आप कभी गए हो तो ट्रेन के साइड में पोल जहां पर होता है, पोल का मतलब समझ में आता है खंबा जिसे कहते हैं, वहां पर आपने गोल गोल सीमेंट के कुछ वेट लटके हुए देखे होंगे शायद। तार ऐसे आता है, पुली सिस्टम होता है, तार वहां से उस पुली से होते हुए उन सीमेंट के गोल गोल ब्लॉक से लटका हुआ होता है। क्यों होता होगा? कुछ तो रीजन रहा होगा।
अब उसमें क्या है, थर्मल से भी रिलेटेड कुछ चीजें हैं और इससे भी रिलेटेड है, लेकिन उनके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जस्ट एक बता रहा हूं। तो क्या वो तार खिंच के लंबा नहीं होता होगा? होता होगा। या फिर आपने कभी देखा होगा बेंडिंग हो जाती है। बेंडिंग हो जाती है मतलब कैसे? जैसे कोई बड़ी सी आपने आपके घरों में, जिनके पुराने घर हैं, बहुत बहुत पुराने घर हैं, दादा परदादा के जमाने के जिनके घर हैं, उनके घर में लकड़ों के ये रहे होंगे, क्या बोलते हैं, शेल्व्स, जिसमें कपड़े वपड़े रखे जाते हैं। अब वहां पर यदि कपड़ों की जगह कुछ हैवी चीजें यदि बीच में रखी होंगी, देखा होगा किसी ने, तो उनका ऐसा बैंड जैसा आ जाता है उनमें। देखा है किसी के घर में? है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जिन्होंने कभी ये सब चीजें नहीं देखी हैं, जो बहुत ही ज्यादा आधुनिक जमाने वाले हैं, वो सोच रहे होंगे कि ये कौन से जमाने की चीजों की बात कर रहे हैं। क्या रिक्शा एक पहिए पे चल सकता है? ऐसी कुछ बात हो गई है ना। ओके, लेट इट बी। हम लोग मूव करते हैं आगे, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो ये क्या है ना, ये साइड की जो चीजें होती है ना, उससे आपको रिलेट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो अब मैं बात कर रहा था, जैसे कॉपर हो गया, तो क्या मैं कॉपर का तार बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। यदि मैं कॉपर के तार के बारे में बात करूं, कॉपर के तार के बारे में बात करूं, तो उस कॉपर के तार के अंदर में कॉपर के छोटे छोटे से क्या होंगे, एटम होंगे। क्या और भी किसी चीज के का तार बना सकता हूं? यस, सिल्वर का तार बना सकता हूं, गोल्ड का तार बना सकता हूं, स्टील का तार बना सकता हूं। जैसे आपने जैसे देखी होगी ना, पायल जिसे कहते हैं, पैरों में पहनी जाती है, तो उसमें भी क्या होता है, एक तार ही तो होती है जो खिंची हुई रहती है। वो तार कैसे बनती होगी? उस पर क्या किया जाता होगा? कुछ तो प्रोसेसिंग करते हैं। अब मैं प्रोसेसिंग पे बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो फिर हम लोग पायल पूरा बनाना ही सीख लेंगे आज ही। कई लोग तो इंटरेस्टेड भी होंगे, सर बता तो पायल कैसे बनती है। मुद्दे के बाहर हो जाएगा, उस चीजें को हम लोगों को नहीं करना है। मैं कह रहा हूं, मान के चलो, यदि मैं किसी भी एक छोटे से ब्लॉक के बारे में बात करता हूं, ठीक है, ये एक ब्लॉक मैंने ले लिया, किसी भी मेटेरियल का हो सकता है। इसके अंदर में कुछ ना कुछ क्या रहे होंगे, एटम्स रहे होंगे। तो उन एटम्स को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, इन एटम्स को मैंने क्या कर दिया, ऐसे बना दिया। और इनमें आपस में क्या रहा होगा, मेटालिक बॉन्ड या जो भी बॉन्ड होगा, वो उनके बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड रहा होगा। यस और नो? आपने बोला सही बात है। मान के चलो यदि मैं ऐसी बात करता हूं, कैसी बात करता हूं कि भैया यहां से इस पर एक फोर्स लगाने की हम लोग बात करते हैं, तो फोर्स लगाने से क्या होगा? तो फोर्स लगाने से हम एक सिंपल बात जानते हैं, और वो होता है डिफॉर्मेशन। फोर्स लगाने से हमेशा क्या होता है, डिफॉर्मेशन हो सकता है, होता है। मतलब सर ऐसे कैसे कह सकते हो आप, फोर्स लगाने से डिफॉर्मेशन होगा? जैसे हम तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ के आए, एफ नेट बराबर एम ए, फोर्स लगाने से तो एक्सेलरेशन आता है, वहां तो हमने कभी नहीं बोला कि डिफॉर्मेशन आता है। तो बेटा वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर एक पॉइंट मास के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम लोग रिजिड बॉडीज के बारे में बात करते हैं, तो रिजिड बॉडीज में क्या होता है कि कोई भी चीज आप ले लो, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, तो टेनिस बॉल से भी जिन्होंने क्रिकेट खेला होगा उन्हें मालूम होगा, जो टेनिस की बॉल आती है उसे हम लोग दबा सकते हैं, प्रेस करेंगे बॉल को तो वो दबेगी भी। सर हम तो हार्ड टेनिस से खेलते हैं, वो तो नहीं दबती, ठीक है। इसी की जगह आप आटे की बॉल ले लो, आटे की बॉल ले सकते हो। मम्मी जब रोटी बनाती है तो आटे की बॉल बनती है कि नहीं बनती है, छोटी छोटी से आटे के गोले बनते हैं। अब उसे यदि आप प्रेस करोगे तो वो भी दबेगी। अब टेनिस की बॉल को दबाने में और आटे की बॉल को दबाने में डिफरेंस क्या है? कई लोग बोल रहे होंगे सर टेनिस की बॉल थोड़ी हार्ड होती है, आटे का जो गोला बनता है वो सॉफ्ट होता है। चलो ठीक है, इसको भी मान लेते हैं। लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से? तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑब्जर्व करोगे कि टेनिस की बॉल को मैंने दबा दिया, और यदि मैं छोड़ देता हूं तो वो वापस से उसी वैसी हो जाती है, उससे वापस खेल सकता हूं। लेकिन आटे की बॉल को मैंने दबा दिया, तो दबाने के पश्चात क्या होगा, ये गोला था। आटे की बॉल के लिए यदि आप देखोगे, ये पहले आटे की बॉल रही होगी, जैसे ही आप इसे दबाओगे तो ये आटे की बॉल ऐसे हो जाएगी, चपटी, है ना, ऐसी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और इसके बाद जब हमें रोटी बेलनी होती है तो क्या करते हैं, ऐसे करते नहीं, ऐसे करते, ऐसे करते, क्या कर क्या रहे होते हैं, ऐसे बस एनिमी वो बेलन को ऐसे घुमा रहे होते हैं ना, नहीं, फोर्स लगा रहे होते हैं। फोर्स लगा के क्या कर रहे होते हैं, फोर्स लगा के हम लोग उसके शेप को चेंज कर रहे होते हैं। फोर्स लगा के हम लोग उसके क्या कर रहे होते हैं, शेप को चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली जो शेप को चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर तो हमारी इच्छा है कि हम शेप को चेंज करें, लेकिन कई जगह पर जाने अनजाने में भी शेप चेंज हो जाती है, जो जहां पर हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है वहां पर भी शेप चेंज हो जाती है।
तो ये जो शेप चेंज हो रहा है इसे कहा जाता है डिफॉर्मेशन। इसे क्या कहा जाता है? डिफॉर्मेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले आपके सामने एक टेक्निकल वर्ड आया है अभी, और उस टेक्निकल वर्ड का नाम है डिफॉर्मेशन। क्या नाम है बेटा? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? चेंज इन शेप और साइज। डिफॉर्मेशन का बेसिक मतलब क्या है? देखो सुनो, बस कुछ नहीं करना है आपको, सुनना है बस। चेंज इन शेप और साइज। चेंज इन शेप और साइज। साइज में या शेप में जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन? अप्लाइड फोर्स। क्या कारण है? अप्लाइड फोर्स इज द कॉज, इज द कॉज ऑफ डिफॉर्मेशन। बोलो यस और नो। डिफॉर्मेशन का ये कारण भी है। क्या इस पे सवाल पूछेगा? नहीं, इस पे बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछेगा। अब ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, आपने अभी जो टेनिस बॉल और आटा बॉल, इन दोनों में एक चीज ऑब्जर्व करी होगी। क्या? इन दोनों से देखने पर आपको एक पॉइंट पता लग रहा होगा, और वो पॉइंट ये है कि डिफॉर्मेशन कैन बी ऑफ टू टाइप। डिफॉर्मेशन जो है आपका, ये दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा डिफॉर्मेशन हो सकता है? एक हो सकता है आपका टेम्पररी डिफॉर्मेशन, और एक हो सकता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। एक क्या हो सकता है? टेम्पररी डिफॉर्मेशन, और एक हो सकता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो इस डिफॉर्मेशन के बेसिस पर, इस डिफॉर्मेशन के बेसिस पर हमारे जो मटेरियल्स होते हैं, जो सॉलिड स्टेट मटेरियल्स होते हैं, इनका एक क्लासिफिकेशन होता है दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन सा? एक को कहते हैं इलास्टिक और एक को कहते हैं प्लास्टिक। इलास्टिक और प्लास्टिक मत बोल लेना, प्लास्टिक बोलते हैं बेटा। एक है इलास्टिक और एक है प्लास्टिक, है ना? मानोगे थोड़ी, तुम तो प्लास्टिक ही बोलोगे, इलास्टिक बोला है तो इलास्टिक के साथ में प्लास्टिक। चलो ओके। अब कई लोग बोलेंगे सर हमने तो एक और पढ़ा हुआ है बीच वाला भी। छोड़ो, काम के मुद्दे तो यही है कि हमें तो पढ़ना तो इलास्टिक ही है, लेकिन फिर भी पता होना इतना ही सफिशिएंट है कि प्लास्टिक पता है। चलो इलास्टिक में क्या है? मान के चलो कोई बॉडी ऐसी है, कोई बॉडी ऐसी है जिसमें आपने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के कारण एक डिफॉर्मेशन आया, और ये जो डिफॉर्मेशन है, फोर्स के हटाने के बाद यदि ये डिफॉर्मेशन बचा रहा तो एक टाइप के मटेरियल, और चला गया ये डिफॉर्मेशन तो दूसरे टाइप के मटेरियल। सो यहां पर इस डिफॉर्मेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम लोग इलास्टिक मटेरियल की बात करते हैं। तो इलास्टिक मटेरियल क्या है? ऐसे मटेरियल जिनमें जो डिफॉर्मेशन आता है, इनमें जो डिफॉर्मेशन आता है वो आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स चला जाता है। मींस व्हाट? कि यदि एक बॉडी पर फोर्स लगाया जाए, उस बॉडी में डिफॉर्मेशन आए, फोर्स को हटाया जाए, डिफॉर्मेशन गायब हो जाए, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। और ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी। दूसरा आता है प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल में हम लोग क्या बोलते हैं कि मान के चलो आपके पास में कोई बॉडी है, उस पर आपने लगाया फोर्स। फोर्स लगाने से क्या होगा? फोर्स लगाने से आएगा डिफॉर्मेशन। फोर्स लगाने से क्या आएगा? डिफॉर्मेशन। अब इस डिफॉर्मेशन आने के पश्चात मान के चलो आपने फोर्स को हटा दिया, और अब फोर्स को हटाने पर भी ये डिफॉर्मेशन अभी भी बॉडी में प्रेजेंट है, तो इसे कहेंगे प्लास्टिक मटेरियल। और ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की, इसे कहा जाएगा प्लास्टिसिटी। क्या कहा जाएगा बेटा? प्लास्टिसिटी। चलो समझ में आया। नाउ इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी वर्च्यू ऑफ विच it tends to regain its original size after removal of force or after removal of deformation force। तो मैं क्या लिखूंगा? it is the property of material। अब देखो इसमें लिखने वाला कंटेंट ज्यादा है। it is the property of material by virtue of which
body body regains or try to regain its original shape after removal of डिफॉर्मेशन फोर्स के हटने के पश्चात बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को प्राप्त करने की कोशिश करती है या प्राप्त कर लेती है, तो ऐसे फोर्स को, ऐसी प्रॉपर्टी को, मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। और यदि प्राप्त नहीं कर पाती है तो बोला जाएगा प्लास्टिसिटी। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय virtue of which body does not regain its original size or shape after removal of डिफॉर्मेशन फोर्स, ठीक है। सो अब मेरे पास में एक छोटी सी चीज है जिसे आप देखिए और बताइए यहां पर क्या हो रहा है। खुल जा। देखो यहां पर हमारे पास में दो स्प्रिंग्स लग रही हैं और ये जो दो स्प्रिंग्स हैं वो अलग अलग मटेरियल की हैं। मैंने क्या किया, देखो इनकी पहले ना ओरिजिनल लेंथ को यहां पर लगा दिया है, ठीक है। ये इनकी ओरिजिनल लेंथ है, यहां तक लेंथ मानी हुई है। देखो ये इस मटेरियल के लिए, इस मटेरियल के। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे धीरे धीरे ना यहां पर एक पल्ला लगा दिया, इन पे धीरे धीरे मास रख रहे हैं और इनमें क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब ऐसा फोर्स अप्लाई करने के पश्चात यहां पर क्या आ रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं डिफॉर्मेशन हुआ। अब धीरे धीरे से हम लोग क्या करते हैं, धीरे से अचानक से यहां पर देखो क्या कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे इन मासेस को हटा रहा हूं यहां से। अब मासेस को हटाने के पश्चात देखिए क्या हो रहा है, यहां पर चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, इन दोनों डायग्राम्स को ऑब्जर्व कीजिए। अभी अब तो डायग्राम के फॉर्म में ही बन गया है, मतलब हो क्या रहा था ये समझ में आया। पहले देखो मैं एक एक करते हुए यहां पर चीजों को रख रहा था। देखो ये ओरिजिनल साइज है दोनों के लिए। अब मैं एक एक करते हुए यहां पर मास रखना चालू करता हूं। मास रखना चालू किया, जैसे ही मास रखना चालू किया मैंने यहां पर, तो इनके अंदर में क्या आ रहा है, दोनों की दोनों स्प्रिंग्स में डिफॉर्मेशन आ रहा है। अब मैंने यहां से जब डिफॉर्मेशन हो रहा है, जितना हो रहा है होने दो, डिफॉर्मेशन होने के पश्चात मैं धीरे धीरे फोर्सेस को हटाना चालू करता हूं। तो एक पहले यहां से हटाया, वहां से हटाया, यहां से हटाया, वहां से हटाया, दोनों को एक साथ हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही मैंने ये हटा दिया तो इसके पश्चात देखिए क्या हुआ है कि इन दोनों में से ये वाली जो है ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज पे पहुंच चुकी है, जबकि ये वाली नहीं पहुंची है। तो इसमें से कौन सा इलास्टिक मटेरियल है और कौन सा प्लास्टिक मटेरियल है, ये आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कर पाए कि नहीं कर पाए। तो ये साइड में आपके पास में हो रहा है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल है, इसे, ये मटेरियल कैसा मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है, जबकि ये साइड में जो है वो है प्लास्टिक। देखो प्लास्टिक का ऐसा मतलब नहीं कि आप लोग सीधा सीधा उठ के पॉलीमर चैप्टर में चले जाए और वहां से जो प्लास्टिक पढ़ के आए उसी के बारे में बात करें। यहां पर क्लियरली मेंशन है, मैंने क्या बोला है, इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज। तो जैसे सवाल पूछूं मैं, रबर क्या है, सर रबर तो इलास्टिक है। इवन तो सर हम लोग तो कई जगह बोलते भी हैं कि कई जगह तो इलास्टिक का यूज भी किया जाता है। अब देखो इलास्टिक बोलने पर कई लोगों के मन में वही इलास्टिक आती है, बेसिकली उसकी प्रॉपर्टी कैसी, रबर बैंड की प्रॉपर्टी और इलास्टिक की प्रॉपर्टी, इलास्टिक बैंड की प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसी तो है वो। तो इलास्टिक मतलब हमेशा वही दिमाग में, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, श्योर है। और प्लास्टिक बोले तो वो नहीं जो घर में हमारे प्लास्टिक की बकेट होती है या मग्गा होता है, ऐसे वही सिर्फ प्लास्टिक नहीं सोचना है। बात समझ में आ रही है, कुछ भी और भी चीजें हो सकती हैं जो
हमारे पास यहां पर आ सकती हैं। इज इट क्लियर टू यू? चलो, तो अब यहां पर, यहां से आगे हम लोग अभी मूव ऑन कर जाते हैं अपने टॉपिक के अंदर में। इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी करने के पश्चात इलास्टिक मटेरियल हो जाएंगे, प्लास्टिक मटेरियल हो जाएंगे आपके पास में। आगे बढ़ो। इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी डिफाइन करने के पश्चात अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि यार ये जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। किसी भी मॉलिक्यूलर लेवल पे यदि मैं बात करता हूं तो जैसे वो स्प्रिंग थी तो उसमें क्या हो रहा होगा। बेसिकली ये जो मटेरियल्स हैं वो आपस में, ये जो एटम्स हैं ये आपस में बॉन्ड्स की मदद से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो अब इन बॉन्ड्स को समझने के लिए मैं क्या कर देता हूं, इनके बीच में लगा लेता हूं स्प्रिंग्स। क्या लगा लेता हूं? स्प्रिंग्स लगा लेता हूं। ये स्प्रिंग्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये स्प्रिंग्स रिप्रेजेंट कर रही हैं बॉन्ड्स को। ये स्प्रिंग्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, थोड़ी छोटी बड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलो यहां पर इस जगह पर ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, मैं यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर दूं। यहां पर क्या कर दूं? मान के चलो यहां पर आपने कर दिया फोर्स अप्लाई। तो फोर्स अप्लाई करने के पश्चात क्या होगा? इन स्प्रिंगों में क्या आएगा? खिंचाव आएगा। इन स्प्रिंग्स में क्या आएगा? खिंचाव। देखो ध्यान सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जांपल को समझिए। मैंने वो जो मटेरियल लिए थे, स्प्रिंग ली थी ना, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, स्प्रिंग की जगह हमारे पास में मान के चलो कोई एक मटेरियल का छोटा सा टुकड़ा होता। ठीक है, तो अब वो छोटे से टुकड़े के अंदर में जो भी एलिमेंट्स हैं या जो एटम्स हैं वो आपस में बॉन्ड से बंधे हुए हैं। अब इन बॉन्ड्स को मैंने यहां पर एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया है। तो ऐसा करने के पश्चात अब मैं ये बोल रहा हूं कि बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग, बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग। अब यदि मैं यहां पर फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा? दीज स्प्रिंग्स विल गेट एक्सपांडेड। अब ये जो स्प्रिंग है वो खींचेंगी, खींचेंगी तो क्या होंगी? लंबी होंगी। और लंबी होने के पश्चात देखो ये जो एटम है अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे और यहां आ गया, मान के चलो ये यहां आ गया। ठीक है, तो सिमिलर वे में ये वाला एटम भी खिंच के नीचे आया होगा और ये वाला भी नीचे आया होगा। एक लेवल पे ही पहुंच जाएंगे तीनों की तीनों। यस और नो? सो अब यहां तो कोई चेंज नहीं है, यहां तो अपनी जगह, लेकिन यहां पर चेंज आया, यहां पर चेंज आया, यहां चेंज आया और यहां चेंज आया। मतलब ये थोड़ा सा नीचे सरक गया। अब थोड़ा ज्यादा दिख सकता है आपको, उतना डरना नहीं है। सोचो कुछ ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। मतलब जब आपने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग खींच रही है, स्प्रिंग खींच रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ओरिजिनल साइड में यदि मैं जाके देखता हूं, इसकी मूलभूत अवस्था में यदि मैं जाकर के देखता हूं, तो जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच में, सॉरी, जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है उनके बीच में जो बॉन्ड है उनमें भी क्या आया होगा? एक खिंचाव उत्पन्न हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? यस। तो इस खिंचाव के कारण ही डिफॉर्मेशन हो रहा है। भाई ये जो खिंचाव है बेसिकली यही आपके डिफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यदि मैं इस फोर्स को यहां पर, जैसे यहां तक ये फोर्स लग रहा था, इस फोर्स के कारण ये आपको क्या मिल रहा था? डिफॉर्मेशन। यदि फोर्स को हटा दूं तो एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि ये स्प्रिंग्स वापस चली जाएं और एक पॉसिबिलिटी कि वो यहीं की यहीं लटकी रह जाएं। यदि यहीं की यहीं लटकी रह गई तो ये हो गया प्लास्टिक, और वापस चली गई तो ये क्या हो गया? इलास्टिक। लेकिन अब ये जो फोर्स लगा रहा हूं मैं, ये फोर्स किस प्रकार से लगाऊं? मतलब जैसे आपका जो अभी का जो डायग्राम था उसके अंदर में एक स्प्रिंग थी, बराबर है? तो ये छोटा सा हिस्सा था जिस पर मैंने फोर्स लगा दिया। ये वाला एम मास लगा के मैंने ऐसे कर सकता हूं। मान के चलो यदि ये स्प्रिंग नहीं होती और ये मेरे पास में एक वायर होती, तो क्या ये यहां पर एक वायर ऐसे बनती थी और इससे मैं इस प्रकार से लटकाता था? भाई इस वायर से क्या मैं इस एम मास को ऐसे लगा के फोर्स लगाता था? यस और नो? अच्छा, कोई जरूरी है ऐसा ही शेप हो? कोई ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मान के चलो ये ऐसा शेप कहीं कटा हुआ हो सकता ही नहीं होता है? ऐसा भी पॉसिबल है। तो अब उस केस में भी आपका जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स तो मतलब अब मैं यदि इसको लटका दूं तो ये एम मास ऐसे लटकाऊंगा कहीं तो भी, कुछ तो भी। अब क्या ये टेढ़ा भी लटक सकता है? कैसा भी लटक सकता है? लटक सकता है, नहीं लटक सकता है? यस। अब सोचो
इस m मास के कारण यहां पर आप लोग एक फोर्स के बारे में कह सकते हो, और वो फोर्स है बेटा mg। वो फोर्स क्या है? mg। ये फोर्स क्या है? mg है। अब इस फोर्स ने ही यहां पर क्या लेके आया है? डिफॉर्मेशन लेके आया है। यस और नो? तो आपने बोला चलो ठीक है सर, इतनी बात को तो आप यदि इतना जोर दे रहे हो तो मान लेते हैं। अब देखो, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बात तो आप जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। और स्प्रिंग को तो हमने डिटेल में पढ़ा है। तो उसी स्प्रिंग को रिलेट करते हुए हम लोग यहां पर चलने की कोशिश यदि करते हैं, जैसे ये स्प्रिंग लगा ली मैंने और इससे ये m मास का ऑब्जेक्ट, तो एक बात बताओ, यहां पर यदि ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में है तो यहां पर एक फोर्स लग गया mg, और स्प्रिंग में आप एक फोर्स ले लेते हो जिसे आप F बराबर kx लिख सकते हो। लिख सकते हो? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। बेसिकली ये जो फोर्स होता है, इस फोर्स को आप पहले से एक नाम दिए हुए रहते हो जिसे हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स। बेसिकली स्प्रिंग फोर्स है या ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इसका मतलब क्या है? आप मोबाइल यूज करते होंगे तो उसमें आता है रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका फोन जो है वो वापस से फैक्ट्री से जैसा मोबाइल निकला था उस मोड पे चला जाएगा, सॉफ्टवेयर वाइज, हार्डवेयर वाइज नहीं चला जाएगा। नहीं तो कई लोग सोच रहे होंगे अच्छा रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग पे करने पर मोबाइल अपने आप फैक्ट्री जैसा हो जाएगा। नहीं तो पता लगा कई लोगों की स्क्रीन आधी टूट रही है और रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग करने पे नहीं हो रहा है, फिर मेरे को बोलोगे सर आपने तो बोला था कि रीस्टोरिंग का मतलब है कि वापस वैसी स्टेज में पहुंच जाना, मतलब रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग करते ही मोबाइल फैक्ट्री जैसा हो जाता है। भाई सॉफ्टवेयर की बात चल रही है ना कि हार्डवेयर की, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमारा तात्पर्य है रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है ये कोशिश कर रहा है कि भैया स्प्रिंग को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर जाने की, जैसी वो नॉर्मली थी उस वैसा करने की कोशिश कर रही है। यस और नो? तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और जब ये रीस्टोरिंग फोर्स किसी बॉडी में डेवलप होता है, जब ये रीस्टोरिंग फोर्स किसी बॉडी में डेवलप होता है तो उसमें क्या होता है? एक खिंचाव उत्पन्न होता है। उस बॉडी में क्या होता है? एक खिंचाव उत्पन्न होता है। और इस रीस्टोरिंग फोर्स की एक खासियत ये होती है कि ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। यस और नो? रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में मैंने क्या बोला कि भैया ये जो है एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी को रिस्टोर करना चाहता है। इसका मैग्नीट्यूड वाइज यदि मैं देखूं तो ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन वाइज करूं तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस फोर्स को हम लोग अब यूज करने वाले हैं इस टर्मिनोलॉजी को। अब ये टर्मिनोलॉजी को कैसे यूज करेंगे? तो ये यहां पर देखो, यहां पर एक छोटे से एरिया की बात हो रही थी, यहां पर इस प्रकार से बात हो रही थी, यहां पर इस प्रकार से बात हो रही थी। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है बेसिकली है तो इंटरनली, है तो बॉडी के अंदर में ही, है तो बॉडी के अंदर में ही। अब ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के कितने हिस्से पर लग रहा है, वहां से हमारे पास में टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, और उस टर्मिनोलॉजी का नाम है स्ट्रेस। उस टर्मिनोलॉजी का नाम है स्ट्रेस। क्या नाम है? स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस क्या होता है? तो बेटा स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एज द रेशियो ऑफ लिखो, या फिर हम लोग कह सकते हैं सीधा सीधा ऐसे रहने दो, रेशो वेशो छोड़ो, मैं सीधा लिख देता हूं, रीस्टोरिंग इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेस। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। अब इस स्ट्रेस का हम लोगों को करना है क्लासिफिकेशन। ये स्ट्रेस जो होता है वो आपका 3 तरह का होता है, लेकिन पहले इसको जरा देख लीजिए, थोड़ा सा और चर्चा। स्ट्रेस का मतलब है
फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। यदि मैं यूनिट वाइज बात करूं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आ जाएगी स्ट्रेस। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही एक टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी होगी, फोर्स अपॉन एरिया, और उसे आप लोगों ने प्रेशर कहा होगा। क्या कहा होगा? प्रेशर। तो क्या प्रेशर और स्ट्रेस एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। प्रेशर में फोर्स पर यूनिट एरिया लिखते हैं, स्ट्रेस में यहां पर बेसिकली इट शुड बी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, हाँ बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। प्रेशर में आप फोर्स अपॉन एरिया लिखते हो, प्रेशर में आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज यहां पे तो क्वेश्चन अभी फॉर्म नहीं होगा। अब हम लोग जब इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तब वहां से कहानी आगे बढ़ने लगेगी। और हमारे पास में जो स्ट्रेस के टाइप हैं वो होते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। कौन सा होता है बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेस, और तीसरा होता है आपके पास में शियर स्ट्रेस। ठीक है, ये तीन तरह के स्ट्रेस के बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो चलो सबसे पहला वाला जो है वहीं से हम लोग शुरू कर लेते हैं अपनी कहानी को, और वो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सो स्ट्रेस यहां तक आपको समझ में आया? भाई यहां तक स्ट्रेस समझ में आया कि नहीं आया? सर स्ट्रेस में समझने लायक कहानी कुछ नहीं थी आज के लेक्चर में सर, ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, मतलब जो कंटेंट चाहिए था उतना बन नहीं रहा है। देखो कंटेंट वाली बात नहीं है, कंटेंट वाली बात करें तो मैं एक लेक्चर के अंदर में एक ही बड़ा सा 1.5-2 घंटे का लेक्चर लेके पूरा चैप्टर को फिनिश कर दूं, बोल दूं ये ऊपर ऊपर से कि हाँ भाई ये ऐसा है वैसा है, इसे आपको ऐसे देखना है, इसको आपको ऐसे देखना है। ठीक है, कर सकते हैं, चाहिए तो हम लोग वैसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। लो अभी स्पीड बढ़ाता हूं। चलो पहला है हमारे पास में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आखिर कैसा होता है? पहली बात तो समझिए इसका एक और नाम होता है, और वो नाम होता है इसका टेंसाइल स्ट्रेस। क्या नाम होता है? टेंसाइल स्ट्रेस। अब ये टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं वो क्या है, कैसा स्ट्रेस है, मतलब क्या है कि भैया देखो, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स, अब डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब कौन सा फोर्स होगा? जो आपने अप्लाई किया है। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब कौन सा? वो फोर्स जो आपने अप्लाई किया है एक्सटर्नली। हो सकता है कि ये उसके मास के कारण भी आ सकता है, वेट के कारण भी, या आपने एक्सटर्नली क्या किया है? अप्लाई किया है। सो इफ डिफॉर्मिंग फोर्स कॉजेज डिफॉर्मेशन इन लेंथ में यदि सिर्फ डिफॉर्मेशन हुआ है तो ऐसे फोर्स के कारण जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा और उसके कारण जो स्ट्रेस लिखा जाएगा उसे हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। बात को गंभीरता से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं। आपने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और इस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण आपका किसी बॉडी की सिर्फ और सिर्फ लेंथ में ही परिवर्तन आया है। क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ लेंथ में ही परिवर्तन आया है। तो ऐसे स्ट्रेस को, ऐसा जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बॉडी में, उसे कहेंगे टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। समझने के लिए देखिए, मान के चलो ये आपके पास में एक बॉडी है जिसकी लेंथ है बेटा L। नाउ व्हाट यू हैव डन, इसके पश्चात आपने यहां पर लगा दिया एक फोर्स जिसकी वैल्यू है F, और अब इस फोर्स F के कारण हुआ ये कि बेटा ये आपका थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा हो गया। मतलब देखो ये इसकी साइज थी, और अब बेटा ये इसमें क्या हो गया? चेंज इन लेंथ हुआ है। क्या हुआ है? चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन हुआ है डेल्टा L। तो अब इस स्थिति में यहां पर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, या फिर नाम देंगे टेंसाइल स्ट्रेस, या फिर क्या नाम देंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। अब जरूरी नहीं है कि इंक्रीज इन लेंथ ही हो सकता है डिक्रीज इन लेंथ भी हो सकता है।
बात समझ में आ रही है? डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल जो है हम लोग इंक्रीज इन लेंथ की बात करते हैं, इसलिए हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस नाम देते हैं। यदि रियल में देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल के दो पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला? रियलिटी में यदि देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंक्रीमेंट इन लेंथ, एक क्या होता है? इंक्रीमेंट इन लेंथ, और एक होता है डिक्रीमेंट इन लेंथ। एक हो गया लंबाई बढ़ गई, आपने लेंथ को बढ़ा दिया, और एक क्या कर दिया? लेंथ को कम कर दिया। सो रियलिटी में तो यही है कि इंक्रीमेंट इन लेंथ होता है तो उसे हम लोग एक और नाम दे देते हैं, और ये नाम होता है एक्चुअल में टेंसाइल। सो इसलिए जनरली हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस से रिलेट करते हैं। वर्ड्स पे ध्यान देना, यदि गलती से भी आज के लेक्चर में मेरे मुंह में से स्ट्रेन वर्ड निकल जाए तो वो जाहिर सी बात है, स्ट्रेन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्ट्रेस के बारे में ही बात कर रहा हूं। आज स्ट्रेस लेना है दिमाग पे, ठीक है? और जो डिक्रीमेंट इन लेंथ होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेसिव। लेकिन ये दो जो है हमारे टाइप किसके हैं? लॉन्गिट्यूडनल के ही। सो लॉन्गिट्यूडनल को डायरेक्टली टेंसाइल से ही अटैच करके देखते हैं, कॉम्प्रेसिव से काम नहीं करते, क्योंकि हमारा जो सिलेबस डिफाइंड है उस डिफाइंड सिलेबस के अनुसार आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ना है। कोई भी हेडिंग हो, लेंथ में इंक्रीमेंट वाला पार्ट ही पढ़ना है, तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेस में सीधा सीधा लिख देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, वो है इंक्रीमेंट इन लेंथ की। जब मैं बात करता हूं तो वो दो कारणों से हो सकता है। कौन कौन से दो कारण? या तो आप क्या करो, अप्लाइड वेट, अप्लाइड फोर्स। अब ये जो फोर्स है आप वेट के फॉर्म में अप्लाई कर दो, या फिर कोई सच में ही फोर्स अप्लाई कर दो। और दूसरा पॉइंट जो आता है यहां पर वो होता है सेल्फ वेट। क्या होता है? सेल्फ वेट नाम की भी चीज एग्जिस्ट करती है कि भैया खुद का ही वेट है, उसके कारण ही यहां पर लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। सो क्या हम लोगों को दोनों के बारे में बात करना है? तो आप जिसके बारे में भी बात करें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर वैसे ही चलेगा, सब कुछ सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। सो अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? तो भैया हम लोग लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेस बराबर क्या? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब यहां पे एक ध्यान रखना, ये जो एरिया लिखा जाता है वो लिखा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कौन सा एरिया लिखा जाता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले एरिया की मैं बात कर रहा होता हूं। अब और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है? अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, मैंने क्या बोला? या तो आप सच में फोर्स लगाएं, या फिर आप कोई वेट लगाएं, या फिर आप सेल्फ वेट की बात करें। वेट लगा रहे हो मतलब मास m कंसीडर करोगे, और सेल्फ वेट की बात कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट का मास m हो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में जो वेट निकल के आएगा बेसिकली क्या ये mg के बराबर ही होगा? बिल्कुल सही बात है, यस और नो। ओके, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होगा? तो भैया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आगे चल के कुछ जरूर कहूंगा। तो भैया टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो है आपका रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ मैंने इसको लिखा था इस प्रकार से, भैया ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो mg के बराबर आएगा। सर mg के बराबर ही क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पर आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है उसी के बराबर इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, तो इसके कारण ऐसा होता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं a मान लेता हूं। यदि इफ वी हैव सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इफ वी हैव सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यदि आपके पास में है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ में आता है? जैसे मान चलो आपके पास में एक पेन है, आपके पास में क्या है? एक पेन है, और उसका ये वाला हिस्सा देखो। अब कई लोग बोलेंगे सर ये तो सर्कुलर नहीं दिख रहा है, ये तो थोड़ा सा ऐसे। अब मान के चलो ये सर्कुलर होता, जैसे मैं इधर से दिखाऊं आपको तो ये वाला हिस्सा सर्कुलर है, ठीक है? तो इसका जो एरिया होगा
तो उसकी बारे में बात करूंगा। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए आपका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो इसके कारण हम लोग कई बार टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला mg अपॉन पाई आर स्क्वायर भी लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और सेल्फ वेट के कारण आए हुए चीजों के लिए। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? ओके, चलो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कोई ज्यादा चीजें नहीं सीखी हैं, लेकिन मेनली देखो कल के लेक्चर से एकदम धूमधड़ाम स्पीड चढ़ेगी। दूसरा, तीसरा और चौथा लेक्चर तो मैक्सिमम होगा मेरा लगता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है थर्ड लेक्चर के एंड तक, या चौथा लेक्चर शॉर्ट एंड ऑफ द चैप्टर रहेगा। फोर्थ लेक्चर मींस एंड ऑफ द चैप्टर ही रहने वाला है। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग यहां पर रुक जाते हैं, थोड़ा सा मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए